हेलो। आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक कैलकुलस। अब कैलकुलस तो बहुत ही वास्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो स्टडी करती है चेंजेस किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज को स्टडी करने में हेल्प करता है हमारा कैलकुलस। अब इसी मैथमेटिक टूल का यूज़ हम करते हैं फिज़िक्स में। अब फिज़िक्स में इसका यूज़ इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल हम फिज़िक्स में भी छोटे छोटे इंटरवल्स को स्टडी करते हैं। लाइक वी हैव इन मोशन, वी हैविंग इन एटॉमिक डीके, रेडिएटिव डीके, किसी भी चीज़ के एक्यूमुलेशन को, फॉर एग्जांपल चार्ज डिपोजिशन, चार्ज इन अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, द चार्ज ऑफ इन स्मॉल एलिमेंट। तो इस तरीके से हम फिज़िक्स में कैलकुलस का यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं जो कैलकुलस है ये हमें फ़िज़िक्स में हेल्प भी इसी तरीके से कर रही है, जिससे कि हम फ़िज़िक्स को नैनो सेकेंड्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट मिली सेकेंड्स तक हम फिज़िक्स में किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ चीज़ की, इफ एन कार वॉज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ, कार एक स्पीड से ट्रैवल कर रही है विच इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, और वहीं पर ये स्पीड है उसकी t1 सेकेंड में, और वहीं पर अगर एक स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, कुछ दिन इम्पॉसिबल, इतना जल्दी नहीं होता है बट मान लेते हैं। तो ये एक तरीका चेंज हो गया जिसे हम बहुत सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वहीं पर अगर हम बात करें 0.0001 सेकेंड से लेकर 0.0002 सेकेंड के बीच में, तो ये थोड़ा छोटा इंटरवल है और इसको स्टडी करने के लिए हम कैलकुलस का यूज़ करेंगे। लाइक वी कैन यूज़ अ डिफरेंशियल कैलकुलस। So calculus is a branch of mathematics that study how things changes. कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो हेल्प कर रही है हमें कि कैसे टाइम के अकॉर्डिंग, या किसी वी कैन से फिजिक्स में मेजॉरिटी टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने मोशंस डिकेज को कैलकुलेट करते हैं। बट ग्रेडियंट्स भी होते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड एनीथिंग के अकॉर्डिंग। अगर कोई अनदर चीज़ फिज़िक्स की फिनोमेना चेंज हो रही है बहुत ही छोटे टाइम ऑफ इंटरवल में, तो हम तब कैलकुलस का यूज़ करते हैं। वहीं पर ये जो कैलकुलस है ये हमें एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जो हमें हेल्प करता है मोशन की स्टडी में, ग्रोथ की स्टडी में, डीके की स्टडी में। फॉर एग्जांपल अगर हम 12th की फिज़िक्स की बात करें तो मॉडर्न फिज़िक्स में एक टॉपिक आता है अल्फा बीटा गामा डीके। तो वहाँ तो भी इंटीग्रेशन यूज़ होता है जहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल डीके की बात करते हैं, विच इज़ n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। तो उसको डिराइव ये एक तरीका रेडिएटिव डीके मॉडल होता है, वो एक्सपोनेंशियली डीके करता है। तो इसको हम डिराइव करते हैं कैलकुलस की हेल्प से। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, एक्यूमुलेशंस को स्टडी करते हैं, एक वायर पे चार्ज कितना एक्यूमुलेट है विद हेल्प ऑफ कैलकुलस। अब कैलकुलस एक बहुत ही वाइड ब्रांच है, इट इज़ अ वेरी वाइड ब्रांच, इट कंटेन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस तो नहीं कह सकते बट कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे जेपीसी कैलकुलस बुक में हम मैट्रिसेस को कैलकुलेट इंक्लूड करते हैं। और वी कैन से लिमिट्स इज आल्सो वी include in calculus. Then we have our after limit we have in curve tracing we have asymptotes। बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स वो है हम डिफरेंशियल कैलकुलस में, और इंटीग्रल कैलकुलस भी जिस कैलकुलस इसमें आता है उसको हम पढ़ते हैं। बट फिज़िक्स में हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का और इंटीग्रल कैलकुलस का। अब डिफरेंशियल कैलकुलस हम यूज़ करते हैं कि वो समय के साथ कैसे बढ़ रहा है, वो समय के साथ जैसे वो बढ़ रहा है तो वो समय के साथ किस क्रम में बढ़ रहा है, किस सीरीज़ में बढ़ रहा है, वो उसको स्टडी करने के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करते हैं, जो कि हमें रेट ऑफ चेंज को बताता है। जो रेट ऑफ चेंज हमें पता ही है कि दो टाइम इंटरवल के बीच में वो चीज़ किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से उस ग्रोथ शो हो रही है, जो हमें आगे स्लोप्स में भी हेल्प करता है टू स्टडी द पैराबोलिक स्लोप्स। वी हैव एन आवर
रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक स्लोप्स, स्ट्रेट लाइन स्लोप्स एक्सेट्रा। वहीं पर इंटीग्रल कैलकुलस जो होती है वो हमें हेल्प करती है एक्यूमुलेशन में, कि फॉर एग्जांपल कि एक जगह पे कितनी लेकिन सी क्वांटिटी एक्यूमुलेट है, जो हमें और स्टडी करने में हेल्प करती है एरिया अंडर द कर्व्स, कि एक एरिया एक कार्टेशियन पे कितना, एक कर्व सॉरी कर्व कार्टेशियन पे कितना एरिया कवर कर रहा है, वो हम इंटीग्रेशन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक माला है, एक गार्लैंड ऑफ बीड्स का गार्लैंड है, मतलब मोतियों का एक माला है। तो जब हम उसे तोड़ेंगे, उसमें से मोती निकालेंगे, तो हम मोती को डिराइव करेंगे, मोती का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं माला से, हम माला से मोती निकाल रहे हैं, तो उसी को हम कहेंगे डेरिवेटिव कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस पर इजी लैंग्वेज, इजी भाषा की जगह। और वहीं पर उन मालाओं को जोड़ के, उन मालाओं का एक एक्यूमुलेशन करके, उन्हें इकट्ठा करके जब हम एक गार्लैंड बनाएंगे, उसे हम कहेंगे इंटीग्रल कैलकुलस और इंटीग्रेशन कैलकुलस। ये हमें बताता है इंटीग्रेशन कि उसने इस निर्धारित समय तक वो कितना कर चुका है। डिफरेंशियल कैलकुलस बताता है कि वो इन दो निर्धारित समयों के बीच में किस तरीके से कितना कर रहा है, ये बता रहा है कि वो कितना कर रहा है, ये और वो बता रहा है कि वो कितना कर चुका है। फॉर एग्जांपल लेकिन से कि एक आदमी है जो T1 डिस्टेंस से लेकर T2 डिस्टेंस में इतना चल चुका है, और वो उसी के हिसाब से फिर T2 से T3 चल रहा है, T3 से T4 चल रहा है, तो इस बीच पे जब हम उसके चलने को स्टडी करेंगे तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाएगी, वो कितनी रफ्तार से चल रहा है, उसके लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करेंगे। और वहीं पर अगर हमें बताना है कि वो यहाँ से यहाँ तक चला कितना है, तब हम वहाँ पे इंटीग्रल यूज़ करेंगे। और अगर हमें ये बताना है कि वो कितना चल रहा है उन गैप्स के बीच में, उस टाइम इंटरवल्स के बीच में, तो हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करेंगे। तो डेरिवेटिव्स हमें बता रहा है रेट ऑफ चेंज, कि वो किस तरीके से बढ़ रहा है, और इंटीग्रल कैलकुलस बताता है कि वो एक टाइम पर कितना बढ़ा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ चुका है। अब ये होता है कि कैलकुलस पढ़ने की नीड क्यों आई, व्हाई वी स्टडी कैलकुलस इन फिज़िक्स, फिज़िक्स में हमें कैलकुलस क्यों पढ़नी है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा होता है कि यार फिज़िक्स में हम इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल्स, आगे ग्राफ्स भी बहुत यूज़ होते हैं, ग्राफ्स ग्राफ्स हमारे मॉडर्न फिज़िक्स में होते हैं, काइनेमेटिक्स के चैप्टर में ग्राफ्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हमारे 12th के चैप्टर AC में होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम ये क्यों कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल्स का यूज़, पार्शियल डिफरेंशियल्स इतने यूज़ नहीं होते हैं, बट हाँ पार्शियल डिफरेंशियल्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, उसमें यूज़ होते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी, वो डेल पार्शियल डेरिवेटिव को दिखाता है, जो सिर्फ किसी एक कोऑर्डिनेट के सिस्टम पर ही ऑपरेट करता है। फॉर एग्जांपल एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव उस गिवन फंक्शन के एक्स फंक्शन पर ही वर्क करेगा, वाई जेड पे वो वर्क नहीं करेगा, तो वो आगे की बात है। तो हम आते हैं कि हम कैलकुलस क्यों पढ़ते हैं, वाई वी स्टडी कैलकुलस। तो कैलकुलस पढ़ने की सबसे बड़ी वजह तो हमने ये बता दी कि कैलकुलस फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है हमें मॉडल्स को स्टडी करने में, जो समय के साथ बदलते हैं, जिनमें चेंजेस देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में बहुत से मॉडल होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक मॉडल, लॉगरिदम भी कहीं ना कहीं कैलकुलस का पार्ट हो जाता है, बट पूरे तरीके से लॉगरिदम कैलकुलस का पार्ट है नहीं। तो बायोलॉजी में लॉजिस्टिक मॉडल्स होते हैं, जब यू स्टडी द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मॉडल, सिग्मॉइड मॉडल, तो ये हम पढ़ते हैं। वहीं पर हम लॉगरिदम और इंटीग्रेशन का यूज़ होता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में 11th की आयनिक इक्विलिब्रियम में, और हमारे लॉगरिदम का यूज़ होता है ज़्यादातर केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, और केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल्स के चैप्टर में यूज़ होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर। फिज़िक्स तो
इंटीग्रल डिफरेंशियल पर ही काम करती है। तो ये इसीलिए हम कैलकुलस को स्टडी करते हैं कि ये हेल्प करते हैं हमें मॉडल्स को स्टडी करने में जो किसी एक फंक्शन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, जैसे कि डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड करता है। वहीं पर अब हम आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पर और पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हेल्प करता है हमें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किस तरीके से चेंज हो रही है, हाउ द फिजिकल क्वांटिटीज़ इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सम थिंग विच इज़ टाइम वी कैन से। और ये हमारा फोकस करता है ज़्यादातर रेट ऑफ चेंज में, रेट ऑफ चेंज पे हेल्प कर फोकस करता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। जैसे वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी को कैसे ही डिनोट करते हैं हम कि एक बंदा इस निर्धारित समय में उतना इतना डिस्टेंस चल रहा है ना, तो उसकी रफ्तार हो जाएगी। 2 किलोमीटर पर आ रही है घंटे में, अगर 2 किलोमीटर चल रहा है तो उसकी स्पीड है। अगर 1 मीटर पर सेकेंड या 15 मीटर पर सेकेंड, जो 1 सेकेंड में 15 मीटर चल दे रहा है, तो यहाँ पे स्पीड स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और टाइम पे, कि पर टाइम पे वो कितना चल रहा है, वही स्पीड और वेलोसिटी हो जाती है। तो यही है कि ये हमें हेल्प करता है कि जो एक क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी से कैसे ऑल्टर हो रही है, वो दूसरी क्वांटिटी के साथ कैसे चेंज हो रही है। और ये क्वांटिटीज़ फिजिक्स में ज़्यादातर या तो स्पेस होता है, स्पेस में ग्रेडियंट्स आ जाते हैं, या फिर हमारे डाइवर्जेंस। और नहीं तो बहुत ऊंची बात है, ग्रेडियंट्स एंड डाइवर्जेंस तो हायर फिजिक्स में होते हैं, बट इसमें टाइम्स और स्पेस वही कि इन्हीं को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। यही एक ऐसी चीज़ होती है जो ज़्यादातर क्वांटिटीज़ को ऑल्टर करती है। फॉर एग्जांपल हमारी होगी करंट, करंट को ऑल्टर कर रहा है कि तार में पर सेकंड कितना कूलम चार्ज दौड़ रहा है। कूलम पर सेकंड होता है ना, अम्पेयर जिसे कहते हैं। तो ये कि एक तार में करंट को हम तब बता पाएंगे कि जैसे 1 एम्पियर 6 एम्पियर की 1 सेकंड में 6 कूलम का चार्ज दौड़ रहा है, तो वो करंट हो जाएगा। करंट वो है कि एक निर्धारित समय में कितना चार्ज उस वायर से जा रहा है, तो वो करंट हो जाता है। तो फिज़िक्स में इसमें जैसे बताया गया है कि हम स्टडी करते हैं मोशन को, फोर्सेस को, इलेक्ट्रिक को, मैग्नेटिक फील्ड्स को और बहुत सारे फिनोमेना को, जो ज़्यादातर टाइम पर डिपेंडेंट होते हैं। फ्लक्स, फ्लक्स तो टाइम पर डिपेंडेंट होता है नहीं वैसे, बट हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं कि E इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt, कि निर्धारित टाइम पे कितना फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है, उसी से ईएमएफ जनरेट होता है कॉइल में। तो वो भी एक तरह का टाइम का और एक फ्लक्स नाम की चीज़ होती है जो हम आगे फिजिक्स में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लक्स एक ऐसी चीज़ होती है कि एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रही है। फॉर एग्जांपल एक पेपर है, एक पेपर से मैंने क्या कि एक पेपर पे मैंने एक पेपर पे मैंने आर्चरी का बो एंड एरो से मारे तीर, तो उस पेपर के एरिया को कितनी तीरें भेद के चली जाएंगी, उसे हम कह सकते हैं तीर का फ्लक्स। तो वैसे ही एक एरिया या एरिया क्रॉस सेक्शन को कितने हमारे बीम ऑफ बीम तो नहीं कह सकते, हाँ बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भेद के निकल जाएंगी, उसे हम लुमिनस फ्लक्स कह सकते हैं लाइट के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो डेरिवेटिव को लिखने की फॉर्म होती है dy/dx, जहाँ पे y जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, x पे, y डिपेंडेंट ऑफ x, तो y का फंक्शन x है, x की वैल्यू भी बताएगी कि y क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ लिया रखा है कि लिमिट एक बहुत चीज़ होती है,
कैलकुलस की एक चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े चेंजेस को दर्शाने के लिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। जैसे कि चेंजेस बहुत बड़े हैं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड, 20 सेकंड से 40 सेकंड। तो जब हमारी जो चेंज होती है, जिस क्वांटिटी को हम चेक कर रहे हैं कि वो एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो जो दूसरी क्वांटिटी है जिसके रिस्पेक्ट में पहली क्वांटिटी चेंज हो रही है, अगर वो ज़ीरो को टेंड हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी चल रही है T4 से T6 सेकंड पे, तो हम स्टडी कर सकते हैं। बट एक गाड़ी अगर 0.0001 0.000001 सेकंड पे चल रही है और उसके बीच की स्पीड कैलकुलेट करो, तो वो नहीं हो पाएगी हमारी डेल्टा के फॉर्मूले से, क्योंकि वो बहुत छोटा चेंज हो गया जहाँ पे हमारी जो टाइम है ना, जिसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बता रहा है, वो ज़ीरो की तरफ टेंड हो रहा है। वो ज़ीरो नहीं हो रहा, ज़ीरो नहीं होता, वो पूरे तरीके से ज़ीरो नहीं होगा। वो या तो 0.00000001 होगा, तो 0.00000001 होगा, तो 0.00x1 होगा, जितना भी है n1 n होगा, 0.00n, यहाँ तुम नेचुरल नंबर ले सकते हो कोई से भी 2 3 4 5, तो वो ज़ीरो नहीं होगा पूरे तरीके से। तो उतने छोटे इंटरवल्स में अगर हमें क्वांटिटी को स्टडी करना, तो हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं, विच इज़ कैन बी राइट एज एन dy/dx। यहाँ पे तो हम कार्टेशियन के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, बट ये dy/dx में जो है वो नीचे की क्वांटिटी पहले की क्वांटिटी पे, मतलब वो होती है, उसकी फंक्शन होती है। मतलब जो ऊपर की क्वांटिटी है ना, वो नीचे की क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। y जो है वो x का फंक्शन है। जब तक हमें x नहीं पता लगेगा तो y नहीं बता सकते। तो वहीं पर ये बता रहा है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्टैंड्स फॉर अ लार्ज इंटरवल, लार्ज इंटरवल के लिए होता है। तो जब हमारा x ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, वो पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं हो रहा है, जहाँ पे इंटरवल पे छोटे होते जा रहे हैं, वहाँ पे हम डेरिवेटिव्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो अब यहीं पर ही हम देखेंगे, हमने डेरिवेटिव समझ ली कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव एक चेंज को स्टडी करने में हेल्प करते हैं कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं हमारे मॉडल में। लाइक अगर हमने अभी वेलोसिटी का मॉडल देखा कि एक गाड़ी टी सेकेंड T1 सेकेंड से T2 सेकेंड में जा रही, तो वहाँ हम स्टडी कर सकते हैं डेल्टा के फॉर्मूले से, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हम आगे बढ़ते हैं कि एक्स अपॉन टी वेलोसिटी होती है, वो काइनेमेटिक्स है। तो जब ये डिस्टेंस का इंटरवल, ये टाइम का इंटरवल बहुत छोटा होता जाता है और ज़ीरो की तरफ जाना शुरू कर देता है, पर पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं होता। ये नहीं कि टाइम इंटरवल ज़ीरो हो जाएगा कि T1 0 सेकेंड और T2 0 सेकेंड के बीच में बंदा कितना करता है, फिर रेस्ट पे चला जाएगा, तो ज़ीरो की तरफ टेंड होता है। तो वहाँ पे हम स्टडी करते हैं डेरिवेटिव्स को, इतनी छोटी क्वांटिटी। तो अब मैथ्स में ये जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स की जो एक कहानी है, तो फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। हिस्ट्री में ये कैसी रही, हिस्ट्री इसकी क्या थी, किस तरीके से इसे बनाया गया। तो कैलकुलस वैसे बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी तो नहीं ऐसे, पर बहुतों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। न्यूटन, लेबनीज़, एक लैग्रांज कैलकुलस भी होती है, लैग्रांज अलग हो जाती है फिर वो। बट ये जो हम कैलकुलस स्टडी कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है न्यूटन और लेबनीज़ का। न्यूटन उस ज़माने के बहुत बड़े पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ वो आदमी होता है जो, थोड़ी हम हिस्ट्री में जा रहे हैं, चले जाते हैं। तो जो न्यूटन थे वो पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ इन द सेंस कि हु हैव एन एक्सपर्टीज़ इन मोर सब्जेक्ट्स, जो हर सब्जेक्ट्स को स्टडी करने की एक्सपर्टी रखता है। फॉर एग्जांपल न्यूटन फिलोसोफर भी थे, न्यूटन मैथमेटिशियन भी थे, न्यूटन फिजिसिस्ट भी थे। ऐसे ही रॉबर्ट हुक थे, बायोलॉजिस्ट भी थे, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने हुक्स लॉ भी बनाया फिज़िक्स में, जो स्प्रिंग की पोटेंशियल फोर्स को स्टडी करने में हेल्प करता है कि स्प्रिंग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस तरीके से लगा रहा है, फिजिकल्स टू माइनस के एक्स। वो आगे हम पढ़ लेंगे, हुक्स लॉ एंड ऑल। तो इस कैलकुलस और इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस को बनाने में हेल्प करी गई न्यूटन और लेबनीज़ दोनों ने, और दोनों ने एक ही टाइम पे बनाया था, और दोनों के रिजल्ट्स भी सेम थे। बट आई थॉट सो कि कहते हैं कि न्यूटन ने डेरिवेटिव से शुरू करी थी और लेबनीज़ ने इंटीग्रल से शुरू करा था। तो जो हम नोटेशंस अभी ये देख रहे हैं dy/dx, ये लेबनीज़ियन नोटेशन है,
है लेबनीज़ की कैलकुलस नोटेशन कि हम फंक्शन को एफ एक्स से दर्शा रहे हैं। न्यूटन्स की नोटेशन अलग थी, न्यूटन्स की थी कुछ y इक्वल्स टू डबल डॉट एंड ऑल, कुछ नोटेशंस थी न्यूटन की, जैसे कि कुछ प्राइम लगाते हैं एफ एक्स प्राइम, वो प्राइम फंक्शन के डेरिवेटिव को दिखाता है। तो न्यूटन और लेबनीज़ ने ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस बनाई। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत ही तामझाम किया गया, मतलब अब मैं बहुत डीप में तो नहीं जाना चाहता कि लिमिट्स का यूज़ किया गया। पहले न्यूटन ने इंटरवल्स को स्टडी किया, न्यूटन ने इसकी खोज फिज़िक्स के लिए की थी क्योंकि वो डिस्टेंस और टाइम को स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने ही रेट ऑफ चेंज जो डेल्टा का फॉर्मूला है उसमें ही कुछ चेंजेस करे, उसमें लिमिट्स इंसर्ट करके फिर बनी है, सब वैल्यूज़ तब आई हैं। तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो बस ये याद ही करनी होती है क्योंकि उनका कुछ इतना एप्लीकेशन होता नहीं है डेरिवेटिव्स का, तो उनको ये सिर्फ याद करनी होती है वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, एक वैल्यू हो सकती है, एक नंबर हो सकता है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, नंबर हो सकता है 1 2 3 2 n, वेयर c बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू एन इंटीजर, जो कि सेट्स में हम ऐसे बोलते हैं। तो वो ज़ीरो होता है, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। वन का डेरिवेटिव वन होता है, वन का डेरिवेटिव वन होता है। और किसी एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर कोई भी हमारा वेरिएबल है, किसी एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इसको हम यूलर फंक्शन कह देते हैं, यूलर नंबर कह देते हैं, जो यूलर ने खोजा था। तो इसके ऊपर हमारी कोई भी यूलर एक्सपोनेंशियल के पावर में अगर कोई हमारा वेरिएबल होता है और अगर हम उसको डेरिवेट करते हैं तो हमारा वही फंक्शन दोबारा आ जाता है। ए एक्स, अगर हमारे पास ए कोई टर्म है, ए कोई नंबर है, ए कैन बी 5 6 7 8, और उसके पावर का कोई वेरिएबल है, कोई इक्वेशन है, कोई फंक्शन है, तो वहाँ पे वही एक्सपोनेंट वापस आ जाता है। बट वो जो नंबर था जिसके पावर में हमारी कोई फंक्शन थी, उस नंबर का लॉगरिदम उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आप देख लीजिएगा, मतलब बताने में थोड़ा, मैथ्स को करने में मज़ा आता है, तो मैं भी आपको थ्योरी बता रहा हूँ तो ये बहुत टफ लग रहा होगा। बट अगर आप इन नोट्स को बाद में पढ़ोगे तो शायद से आपको पता लग जाए, क्योंकि ये नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगा नीचे, और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो अगर आप ये नोट्स स्टडी कर लेते हैं, ये फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस को करेंगे, तो शायद से you can master not core calculus but a little bit calculus which is easy you to understand the derivations of physics. सो आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं अभी बता दें, इंटीग्रल का एंटी डेरिवेटिव होता है। जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा ना, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल होगा साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस एक्स। वो आगे बढ़ेंगे। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव। और अगर हमारे पे कोई वेरिएबल दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का कोई कोफिशिएंट है, मतलब फंक्शन में कोई पावर है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर्थ, एक्स फाइव, तो उसमें क्या होगा कि एक्स के आगे वो नंबर आ जाएगा और एक्स की पावर में उस नंबर से माइनस वन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स फोर है तो एक्स फोर का डेरिवेटिव होगा फोर एक्स की पावर थ्री। टू एक्स है तो टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स की पावर वन। फाइव एक्स का डेरिवेटिव, एक्स फाइव का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा फाइव की पावर एक्स फोर, सॉरी मैं गलत बोल गया था। एक्स थ्री का डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा थ्री इंटू एक्स की पावर टू।
और x की पावर 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1। तो ये इजी डेरिवेटिव्स के रूल होते हैं। इसके आगे हमारा एक प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल में क्या है, अगर हमारे पे कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, जैसे कि इसमें फंक्शन एफ एक्स डॉट फंक्शन जी एक्स, ये दो फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे रहने देंगे, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस करके दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज़ रहने देंगे और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इसका सीक्वेंस याद रख लेना कि अगर दो फंक्शन हमारे पे मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो उनका डेरिवेटिव करने के लिए हमें पहले वाले फंक्शन को वैसे ही रहने देना है, उसके जो इंटू होने वाला दूसरा फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करना है, फिर बाद में हमें प्लस लगा के जो दूसरा हमने फंक्शन है ना उसको डेरिवेटिव नहीं निकालना, उससे जो पहले वाला हम फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना। तो ये हो जाता है हमारा प्रोडक्ट रूल। फिर आ जाता है क्वोटिएंट रूल और डिविजिबल रूल। तो डिविजिबल रूल हमारा डेरिवेटिव का कहता है कि फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे पास दो फंक्शन डिवीजन में दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, वो तो हम क्वेश्चन में मिल जाएंगे, मुझे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे अभी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम डिविजिबल रूल लगा सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर का फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो हमें क्या करना है, जी एक्स को एज इट इज़ रहने देना और एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, फिर माइनस करके हमें जी एफ एक्स को ऐसे रहना है, जो ऊपर का फंक्शन है उसको एज इट इज़ रखना है और नीचे वाले डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जी एक्स का, और अपॉन में हमें क्या करना है, जो नीचे का जी एक्स फंक्शन है उसको स्क्वायर ले लेना है। दिस इज आवर कोवेरिएंट रूल कि अगर कोई फंक्शन हमें डिविजिबल में दे रखे हैं, डिविजिबल में दे रखे हैं, तो हम उन्हें ऐसे स्टडी कर सकते हैं। अब हमारी होती है कि अगर दो फंक्शन हमें प्लस माइनस में दे रखे तो वहाँ पे डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमें डी अपॉन डी एक्स में हमें डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन, फॉर एग्जांपल डैश फंक्शन प्लस फंक्शन डैश, मतलब डैश फंक्शन प्लस फंक्शन डैश और फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2 का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालो फंक्शन 1 प्लस डेरिवेटिव निकालो फंक्शन 2, मतलब डेरिवेटिव फंक्शंस को हमें यार डेरिवेटिव को स्प्लिट कर लिया है। वहीं पर अगर log x का डेरिवेटिव और ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, कोई भी वेरिएबल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ ले लूँ डेरिवेटिव निकालो log x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो यही होता है। ऐसे ही आप बहुत सारे निकाल सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x, cot जो होता है माइनस cosec x डॉट cot x, मतलब हमारा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x डॉट cot x और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसी में हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इनका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा कि cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है माइनस cot x, नहीं ये गलत बोल दिया मैंने, तो इंटीग्रल होता है, सॉरी, माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है माइनस cot x और माइनस cosec x डॉट cot x का इंटीग्रल होता है माइनस cosec x। तो ये हमारे हो गए इंटीग्रल रूल्स। तो मैंने अभी कुछ स्प्लिट कर दी थी, मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो गई थी तो उसके लिए सॉरी, बट आप ऐसे पढ़ लीजिएगा रूल्स। तो अब आता है चेन रूल। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब क्या करेंगे, या तो साइन भी एक फंक्शन हो गया, उसके अंदर जो फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो भी एक फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे हम लगाते हैं चेन रूल डेरिवेटिव में। वी हैव टू पुट द चेन रूल इन आवर डेरिवेटिव, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पे डी अपॉन डी एक्स में हमें एक फंक्शन गिवन है कि एफ फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर जी एक्स एक और फंक्शन है, तो अब हमें करना ये है कि हमें पहले इस फंक्शन अंदर वाले फंक्शन जी एक्स फंक्शन को एज इट इज़ रखना है और सिर्फ एफ फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। फॉर एग्जांपल अगर साइन
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन को एज इट इज़ रखना, उसको कुछ नहीं करना, साइन को डेरिवेट करना है। तो हमारा आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर बाद में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को डेरिवेट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन को डेरिवेट करके हमारा क्या आ जाएगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम अगर डेरिवेट करें तो 2x आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x। तो ये चेन रूल होता है जहाँ पे हमें फंक्शन के अंदर दिए गिवन फंक्शन को पहले डेरिवेट नहीं करना, पहले हमें उस मेन फंक्शन को डेरिवेट करना है जिस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। फिर बाद में हम उस फंक्शन को डेरिवेट करेंगे जो हमारे मेन फंक्शन के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर f हमारा फंक्शन है, मैं आपको बार बता चुका हूँ कि f फंक्शन के अंदर हमारा gx एक और फंक्शन दिया है, तो हम gx फंक्शन लेंगे एज इट इज़। तब हम क्या करेंगे, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे जिस फंक्शन के अंदर हमारा जी एक्स फंक्शन था। फिर निकलने के बाद फिर हम सिर्फ सेपरेटली जी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो गई हमारी डेरिवेटिव कैलकुलस कंप्लीट। अगर डेरिवेटिव कैलकुलस तो आपको रिवाइज कर सकते हो, ये नोट्स तो दूंगा ही, मतलब ये नोट्स तो मैं प्रोवाइड ही करूँगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करना चाहूँगा जो ईज़ी तो नहीं है, ईज़ी नहीं है बट टफ भी नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे, फॉर्मूलाज को पढ़ लोगे, थोड़ी कुछ क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें आप थोड़ी आइडेंटिटीज़ देख सकते हैं, गूगल से थोड़ी आइडेंटिटीज़ देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था उससे क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रल लिमिट ऑफ पाई टू ज़ीरो इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन टू एक्स का इंटीग्रल निकालना, तो उसमें आप आइडेंटिटी देख सकते हो, वहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, तो ये आप देख सकते हो। और क्वेश्चंस इजी तो नहीं है बट टफ भी नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने। अब इंटीग्रल कैलकुलस हम आगे पढ़ेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस होता है डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब जिस डेरिवेटिव्स जो है ना, ये डेरिवेटिव जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव फंक्शन निकाला जो था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल होगा हमारा साइन एक्स। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट इंटीग्रल इज नोन एज इंटीग्रेशन। ये तो पता ही है कि इंटीग्रल्स निकालने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। इसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं कि डेरिवेशन का उल्टा। अब समझ लेते हैं कि थोड़ा इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हेल्प करता है हमारी बहुत ही इनफाइनाइट स्मॉल चीज़ों के सम को निकालने के लिए। पहले तो हम समेशन का यूज़ करते थे, सिग्मा सिंबल होता था, सिग्मा सिंबल समेशन। तो जिधर समेशन यूज़ नहीं हो पाता है वहाँ पे हम इंटीग्रल्स यूज़ करते हैं मैथ्स में या फिर फिज़िक्स में। जैसे कि बहुत ही छोटी छोटी चेंजेस है, फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंड करंट कैरिंग एलिमेंट IDL। वो करंट कैरिंग एलिमेंट बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पे इंटीग्रल्स यूज़ होते हैं बहुत छोटे चेंजेस को स्टडी करने के लिए, जो बहुत इन्फिनाइटली स्मॉल होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए, उनका टोटल करने के लिए, चेंजेस तो नहीं कह सकता बट उनका टोटल करने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ होता है। ये हमें हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल जैसे बता ही रहा है कि चार्ज, एरिया, वर्क डन को एक्यूमुलेट करने में, कैसे बताना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंटीग्रल्स का यूज़ होता है, वहाँ पे हम इंटीग्रल्स का यूज़ करते हैं। या फिर जहाँ पे कोई क्वांटिटी बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, मतलब जैसे होता है ना कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं कुछ देर के लिए, बट वो चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। लाइक क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैलकुलस का बहुत यूज़ करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में मैं नहीं समझा, जो पार्टिकल्स की स्टडी होती है, जैसे 11th में एक हाइजेनबर्ग का रूल होता है जहाँ पे कहते हैं पार्टिकल फ्रीक्वेंट नहीं है, वो कांस्टेंट ही है, वो घूमता रहता है, मतलब वो एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स नहीं रहेगा, वो एक पर्टिकुलर प्लेन पे बताया जा सकता है।
तो वहाँ पर हम सम्मेशंस एंड एडिशंस को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इंटीग्रल्स का यूज़ करते हैं। तो वही ये बताना चाह रहा है कि ये जो छोटा सा स्नेक जैसा साइन होता है मुड़ा हुआ सा, इसको हम इंटीग्रल साइन कहते हैं, इंटीग्रेशन का साइन। और जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उस फंक्शन को इंटीग्रैंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एफ फंक्शन जो किसी के डेरिवेटिव का सॉल्यूशन होता है ना, वो उसका इंटीग्रैंड होता है। फॉर एग्जांपल cos x sin x का इंटीग्रैंड है, cos x sin x का इंटीग्रैंड है, और cos x sin x का डेरिवेटिव रिजल्ट भी है। sin x जो है हमारा, कह सकते हैं sin x है वो हमारा cos x जो कह सकते हैं माइनस cos x कह सकते हैं, उसका इंटीग्रैंड है। कि हम इंटीग्रेशन में जो sin x को लेते हैं तो हमारा माइनस cos x आता है, तो माइनस cos x का जो इंटीग्रैंड है वो sin x है। और वहीं पर माइनस sin x डेरिवेटिव है किसका, cos x का, तो एंटी डेरिवेटिव उल्टा हो जाता है। तो वहाँ पे जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं उसे इंटीग्रैंड कहते हैं। वैसे तो वो फंक्शन हमारा डेरिवेटिव रिजल्ट होता है। dx हमारा वेरिएबल फंक्शन हो सकता है जो फंक्शन वेरी कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं फंक्शन का कोई फॉर एग्जांपल एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह मैंने टी ले लिया, तो वहाँ पे मैं डी एक्स नहीं रखूँगा, वहाँ मैं डी टी रखूँगा, क्योंकि टी वेरी कर रहा है। वेरिएबल फंक्शन जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है उसका वेरिएबल फंक्शन टी है, उसमें टी वेरी कर रहा है। तो एफ एक्स हमारा इंटीग्रल होता है जो सॉल्यूशन निकल के आता है, जो कि हमारा डेरिवेटिव में वो होता है, जिसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो एफ एक्स होता है। यहाँ पे इंटीग्रैंड का सॉल्यूशन इंटीग्रल, मतलब हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव का रिजल्ट भी है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास साइन एक्स है और हमें निकालना है कि साइन एक्स जो डेरिवेटिव रिजल्ट है वो किस फंक्शन के डेरिवेटिव से निकलेगा या निकला है, तो उसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से पता चल जाएगा। अगर लगा लो माइनस साइन एक्स मेरे पे गिवन है, अब वो किसका डिफरेंशियल है या डेरिवेटिव है, किससे निकला है, वो किस फंक्शन से निकला है, वो माइनस साइन एक्स। तो हम बता सकते हैं क्यों, इंटीग्रेट कर दो माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स का होगा माइनस कॉस, माइनस साइन मारा जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स किसके, किस फंक्शन के डेरिवेटिव, किस फंक्शन को डेरिवेट करके निकला है, कॉस एक्स। हम बता सकते हैं ये दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये ब्रदर है, दीज आर द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ, ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन तो नहीं बट ब्रदर ऑफ क्रिएशन ऑफ, let I can say a new physics. It is a brother of creation that we can study things, stimuli, waves, particles very frequently. So यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस भी दो प्रकार के होते हैं, विच इज़ अवर इंडेफिनाइट इंटीग्रल एंड डेफिनाइट इंटीग्रल। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स वो होते हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे ये लिमिट्स रखी हैं, तो इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स की कोई लिमिट नहीं होती, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड ही रह सकते हैं। लिमिट्स में तो हम एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं ना, बट ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होते हैं, इनमें तो कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रल्स होते हैं जहाँ पे लिमिट होती है, लिमिट्स लगी होती हैं। ये जो बी लिमिट है ये अपर लिमिट होती है, ए लिमिट होती है लोअर लिमिट। तो जब भी हमारे किसी इंटीग्रैंड का इंटीग्रल निकलता है और उससे इंटीग्रैंड का इंटीग्रल निकलता है बाय इंटीग्रेशन, तो हम क्या करते हैं, पहले उसे अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसे लोअर लिमिट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमें हमारा इंटीग्रल जो भी फंक्शन जो भी चाहिए होता है वो निकल जाता है। सबसे बड़ी बात एक है कि अब ये सी क्या है यार, व्हाई वी आर पुटिंग दिस सी। ये सी का कोई यूज़ होता नहीं है, ये सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1 कुछ भी हो सकता है। ये सी ऐसे डिफाइंड नहीं है, तो इसे हम इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है,
तो ये तो डेफिनेट इंटीग्रल्स वो होते हैं जिनमें हम एक लिमिट लगा देते हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वो होते हैं जिनमें वो लिमिट नहीं होती, वो इनडेफिनाइट है। वर्ड से समझ आ रहा है, डेफिनेटली। डेफिनेट किस चीज़ को दर्शा रहा है, तरह की बाउंड्री को ही दर्शा रहा है कि वो उस जगह तक के लिए ही मतलब डेफिनेट है। तो डेफिनेट वर्ड ही एक बाउंड्री को दर्शा रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसे तरह के इंटीग्रल्स होते हैं जिनमें लिमिट्स होती हैं, और इन लिमिट्स को हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, या अगर हम कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के हिसाब से हम इंटीग्रल लिमिट्स को पुट कर सकते हैं। और वही मैंने बता दिया था कि अभी इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो हमारा जो इंटीग्रैंड से इंटीग्रेशन करके जो इंटीग्रल निकलेगा, उस पर हम पहले अपर लिमिट से इंटू करेंगे, फिर लोअर लिमिट से इंटू करेंगे, फिर हम कर देंगे जिस फंक्शन से हमने अपर लिमिट को इंटू किया उसको माइनस कर देंगे हम उस फंक्शन से जिसमें हमने लोअर लिमिट को मल्टीप्लाई किया, और हमारा फिर आंसर निकलेगा। सी को मैंने बता दिया कि सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द सेंस कि ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ए, सी तो कांस्टेंट को दर्शा रहा है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट, तो ये कुछ भी हो सकता है। कुछ के अगर से हम कुछ भी ले लेंगे, फिर हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, तो ज़ीरो ही आता है। क्यों क्या? तो जो हमारा जो इंटीग्रल का प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक इंटीग्रल प्रोडक्ट दे रखा है लाइक इंटीग्रेशन ऑफ के डॉट एफ एक्स, वहाँ पे डी एक्स इसलिए दे रखा है क्योंकि फंक्शन में एक्स वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा के है वो एक कांस्टेंट है, वो एक नॉन ज़ीरो स्केलर है, वो एक कांस्टेंट चीज़ है। फिजिक्स में कांस्टेंट चीज़ आप इससे बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें एक चार्ज्ड बॉडी दी है, यदि हमें गिवन है चार्ज बॉडी, और उस चार्ज बॉडी पे हर जगह वी कैन से चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो वहाँ पे अगर हमें बताना है कि उस चार्ज बॉडी के सरफेस पे उस चार्ज बॉडी से दूर वो चार्ज पॉइंट उस बॉडी में जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वहाँ पे हम जो उस स्फीयर का चार्ज है उसको तो हम कांस्टेंट लेते हैं, स्फीयर का चार्ज और जो पॉइंट का चार्ज उसको कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे वेरी का कर रेडियस, तो ये बता सकते हैं कि जो के होता है, के को हम बाहर ले लेते हैं, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता क्योंकि एक तरह कांस्टेंट मान लिया जाता है, नॉन ज़ीरो स्केलर कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो इसमें ये बताया गया कि द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड द इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन दैट इज दिस। तो यही बताना है कि अगर इंटीग्रल के पास अगर इंटीग्रल में हम कहें कि अगर एक कांस्टेंट हमारा किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, तो हम उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, उसको इंटीग्रेट नहीं करते। तो अब हम स्टडी करेंगे इंटीग्रल्स के फॉर्मूले को। सो इंटीग्रल्स को हमें पता है ये एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, विच इज़ एंटी डेरिवेटिव्स। तो ये तो आप सब लोग क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। तो ये लेक्चर अभी यहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स को पढ़ा, आप इसको पढ़ सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म्स हैं। ये जो लेक्चर था ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ही था टारगेटेड, बिकॉज ऑफ बायोलॉजी में हम इतना कैलकुलस को पढ़ते नहीं हैं, जैसे कि हमारे डेरिवेशंस फिज़िक्स के, केमिस्ट्री में कैलकुलस और लॉजिस्टिक एप्लीकेशंस में दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम इन्हें यहाँ पढ़ते हैं। और सो दैट इज़ इट। तो ये जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो प्रोवाइड मैं कर दूँगा। तो बाय बाय।